नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल उदित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, एकेटीयू तथा अन्य मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई, ठीक, जिसे डी फार्मा, बी फार्मा, ठीक, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर उस तरह का सिलेबस और कंटेंट मिलने वाले हैं। ठीक, आज हमारा जो है टॉपिक UPSEE 2018 का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। तो आज का हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक बहुत लंबी परिनालिका एक तार से बनी है जिसके इकाई लंबाई में घेरों की संख्या स्मॉल n है। इस बेलन की त्रिज्या a है जो कि इसकी लंबाई l की तुलना में नगण्य है। इस बेलन के अंदर इस प्रकार पदार्थ भरा हुआ है कि रेखीय चुंबकीय पारगम्यता इसके अक्ष से दूरी r के साथ निम्न तरह से परिवर्तित होती है। म्यू आर चुंबकशीलता को कहते हैं, यानी पहला जो चुंबकशीलता है म्यू आर, म्यू 1 इक्वल टू 0 इज लेस देन r इज लेस देन b, और म्यू 2 यानी दूसरा जो चुंबकशीलता है म्यू 2 इक्वल टू b इज लेस देन r इज लेस देन a। तो परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होगा। देखिए स्वप्रेरकत्व जानने पहले आप जानिए कि स्वप्रेरकत्व होता क्या है। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जानिए कि मान लीजिए किसी कुंडली में अगर धारा I प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए किसी धारा में किसी कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो धारा I के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरों से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं होंगी वह φb होगा। ठीक, अगर कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, कैपिटल N फेरे हैं, तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या होगा, n φb। अगर 4 फेरे होंगे तो 4 φb होगा। अगर 10 फेरे होंगे तो 10 φb होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होता है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या यानी n φb, वह कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर धारा का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी बढ़ेगा, अगर धारा का मान घटेगा तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं का मान भी क्या होगा, घटेगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। जब हम यहाँ पे से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को L से डिनोट करते हैं और स्मॉल I जो है। ठीक, इसके बाद यहाँ से L का मान निकालेंगे तो I आएगा भाग में, इधर हो जाएगा n φb अपान, यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा L जो नियतांक है इसको कहते हैं स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वह हेनरी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ से जब परिभाषा स्वप्रेरकत्व का बनाना होगा तो आप कह सकते हैं कि अगर कुंडली में I को हम 1 मान लेते हैं, मान लीजिए I इक्वल टू 1, तो अगर कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, अगर कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर स्वप्रेरकत्व होता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिए। एक बार फिर से, कुंडली में अगर एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या ही स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नानुसार। जो प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न यह कह रहा है कि L लंबाई का क्या है, L लंबाई का एक परिनालिका है, एक लंबी परिनालिका है जो तारों के फेरों से बना हुआ है। किस चीज़ से बना है, तारों के फेरों से बना है। ठीक, और तारों के फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल N। संपूर्ण परिनालिका में फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल N। और इस परिनालिका का जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, स्मॉल a है। क्या है, इसका जो रेडियस है स्मॉल a है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए। और चुंबकीय पारगम्यता स्मॉल r, ठीक, स्मॉल r है चुंबकीय पारगम्यता।
और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो आपका म्यू1 है, चाहे म्यू1 जो है यानी फर्स्ट चुंबकशीलता वह बी तक ही वेरी करता है, बी दूरी तक ही है। ठीक, तो वी दूरी तक जो है, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह A1 होगा, इसका स्वप्रेरकत्व तो भी L1 होगा। और दूसरा जो कह रहा है, अगर यहाँ से आप पहले ये जान लीजिए कि जो क्षेत्रफल है A1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आर का यानी रेडियस जो है A है, और ये इसमें हमें निकालना है तो B है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे B²। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अब हमें निकालना है μ2, ये वाला दूरी, इसका जब निकालेंगे ये वाला दूरी क्या होगा, हमारा टोटल रेडियस A है, और यहाँ से इतना दूरी जब हमारा B है तो ये वाला कितना होगा, यानी टोटल में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा। टोटल ये है, टोटल वाले में से ये वाला B माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम A2 इसके लिए निकालेंगे क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई, A में से माइनस कर देंगे A² माइनस B², ये मिल गया हमें A2। अब इसके लिए जो हमें स्वप्रेरकत्व निकालेंगे वह L2 हमें मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये भी कह रहा है कि परिनालिका का जो लंबाई है, लंबाई के तुलना में जो त्रिज्या रेडियस है यह नगण्य है। यह क्या है, रेडियस। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हमें जानना है कि लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व तो क्या होता है। जानिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड जो होता है L = म्यू नॉट N² A/l होता है। इस समीकरण से सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए हम जो निकालेंगे L का मान वह L1 + L2 होंगे। क्यों? क्योंकि L1 L2 अलग अलग हैं। अब हम इस फार्मूले की मदद से L1 और L2 रखेंगे। देखिए L1 का जो मान होगा इस हिसाब से म्यू नॉट है यहाँ पे, और L1 के लिए यहाँ पे देखिए क्या है, μ1 है, चुंबकशीलता μ1 है, और μ1 इसके बाद N चुंबक में परिनालिका में फेरों की संख्या, N जो होता है टोटल फेरों की संख्या होता है परिनालिका में, और स्मॉल n = कैपिटल N/L होता है, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n होता है। कैपिटल N का मान जब निकालेंगे तो स्मॉल n/L हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N/L², A इसके लिए A1 हो जाएगा, इसके लिए A1 हो जाएगा अपान L। इसके बाद L2 का मान देखिए हम इसके मदद से लिखेंगे। L2 के लिए चुंबकशीलता क्या है, μ2 है, μ2 हमने रख दिया। और इसके बाद N का मान, चूँकि संपूर्ण परिनालिका की लंबाई L है, फेरों की संख्या N है, तो इसका मान बदलेगा नहीं, तो ये जो है सो वही रहेगा, यानी NL का स्क्वायर। और इसके लिए जो क्षेत्रफल होगा वह A2 है। इसके बाद L, परिनालिका की लंबाई सेम है। ठीक, चाहे μ1 में देखें चाहे μ2 के लिए देखें। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अभी हमने A1 का मान ऊपर लिखा था, A1 का मान क्या था, पाई B², और A2 का मान था पाई A² - B²। तो ये मान हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, μ1 N/L। ठीक है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो N², स्मॉल n² L², और A1 का मान हो जाएगा पाई B² / L, और इसका मान हो जाएगा μ2 N² L² पाई A² - B² / L। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है।
कॉमन देखिए आपका है एन स्क्वायर एल स्क्वायर पाई, ठीक, पाई एन स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एल। इसके बाद जो बचता है वह है म्यू वन बी स्क्वायर, म्यू वन बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचता है म्यू टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे एल से एल काट देंगे, बचा पाई एन स्क्वायर म्यू वन बी स्क्वायर प्लस म्यू टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब आप ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए सी नंबर ऑप्शन पाई एन स्क्वायर, यहाँ देखिए एक एल काटे हैं, एक एल बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाई एन स्क्वायर एल म्यू वन बी स्क्वायर प्लस म्यू टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि दो बच्चे रमेश पथ ए आर बी पर एवं सोहन पथ ए एस बी पर एक समान ऊंचाई एच से चित्रानुसार अलग अलग आकृतियों पर नीचे की तरफ फिसलते हैं। यह मानिए कि एक ही समय पर वे शून्य वेग के साथ घर्षण रहित फिसलना प्रारंभ करते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? ए बी सी डी ये दिया हुआ है। तो देखिए आइए हम विचार करते हैं पहले फिगर पे, फिगर कह क्या रहा है। फिगर देखिए इस तरह से बना हुआ है कि ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, ठीक, और ग्राफ जो है इस तरह से बनाया हुआ है, और ये जो बना हुआ है पहले तो ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरह से बनाया हुआ है। ए और ये बी, यहाँ पे रमेश है, यहाँ पे सोहन है, और जो ऊंचाई है एच ऊंचाई से ये नीचे उतर रहे हैं। तो इस पे हमें देखिए बात ये चर्चा ये करना है कि जो सोहन है वह पहले तो ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया, तो इसका एक्सीलरेशन, इसका वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वेग बदल रहा है, यानी वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यानी कुल वेग में परिवर्तन और कुल समय में परिवर्तन की अनुपात ही क्या कहलाता है, त्वरण के अनुपात, औसत त्वरण। और इसका जो त्वरण होगा रमेश का वह एक समान रूप से नीचे आ रहा है, तो रमेश जो होगा सबसे पहले तल पे पहुंचेगा और इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है कि रमेश तली पर सोहन से पहले पहुंचता है परंतु दोनों की औसत वेग समान है। नहीं, ये गलत है, ए नंबर। बी नंबर देखिए रमेश तली पर सोहन से पहले पहुंचता है, रमेश तली पर सोहन से पहले पहुंचता है, बिल्कुल सही, ठीक। और परंतु दोनों का औसत परंतु रमेश का सोहन से औसत त्वरण अधिक होगा। हाँ, रमेश का जो है इससे अधिक त्वरण होगा, ये बी वाला सही है। इसके बाद सी वाला, रमेश तली पर सोहन से पहले पहुंचता है, ठीक, परंतु दोनों का औसत त्वरण समान होगा। नहीं, क्यों नहीं समान होगा कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु आप ऊपर फेंकिए, ऊपर जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये सब क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो औसत इसका त्वरण कैसे समान हो सकता है। तो सी नंबर गलत है। डी नंबर, दोनों तली पर समान समय पर पहुंचते हैं एवं दोनों का औसत त्वरण समान होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक। तो बी वाला क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए, एक अश्यान द्रव की धारा एक बड़े खुले टैंक के आधार पर एक बहुत छोटी निर्गत नली से निकलती है, जहां पर द्रव की गहराई h है, ट्यूब की जमीन के साथ चित्रानुसार नियत कोण थीटा है, तो धारा की ऊंचाई अधिकतम y होगी। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए एक कोई टंकी है या कोई डिब्बा है, ठीक,
इस तरह से फिगर भी बनाया हुआ है, चलिए वही बना देते हैं। इसमें कहाँ पर हम छेद करेंगे, इसमें कहाँ पर हम छेद करेंगे कि द्रव की धारा अधिकतम दूरी पर गिरेगी। कोई बोतल है, कोई डिब्बा, कोई टंकी है, इसमें हम पानी भरा हुआ है, ठीक है, h ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, h ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तब बताइए इसमें हम कहाँ पर छेद करेंगे कि पानी जो यहाँ से गिरेगा, मान लीजिए यहाँ छेद किए तो यहाँ पे ऐसे गिर रहा है, यहाँ पे छेद करेंगे तो कैसे गिरेगा, कहाँ पे छेद करेंगे कि अधिकतम दूरी पर गिरेगा, इस चीज़ को बताना है, ठीक। तो देखिए इस चीज़ को हम ही बता देते हैं कि 1644 में, कब, 1644 में टॉरिसेली प्रमेय या बहिस्राव का नियम दिया। और बहिस्राव के नियम से उन्होंने यह बताया कि द्रव की धारा का जो अधिकतम दूरी होता है, अगर टंकी के मध्य में छेद करते हैं तब, और उसका स्पीड जो बताया वो v इक्वल टू या u इक्वल टू √2gh बताया। क्या बताया? √2gh, ठीक, जहाँ h टंकी में भरे हुए पानी की ऊंचाई, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न आपका यह कह रहा है कि नीचे जो छेद है, पानी जो गिर रहा है वह y ऊंचाई से गिर रहा है, अधिकतम ऊंचाई तक। हमें ये फाइंड करना है कि कितनी ऊंचाई से यह पानी की धारा अधिकतम गिर रही है, ठीक। तो इसे निकालने के लिए ये फार्मूला है टॉरिसेली जी ने जो दिया था। और इस चीज़ को अगर हम जूम आउट करके अलग से कंपोनेंट में डिवाइड करके लिखें तो देखिए इस तरह से बनेगा कि थीटा कोण पर क्या हो रहा है, गिर रहा है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वह u साइन थीटा होगा। क्या होगा? u साइन थीटा होगा, ठीक। और u इक्वल टू होता है 2√2gh, ठीक। और जो द्रव है वो थीटा कोण से नीचे गिर रहा है, ठीक। तो अब हम सूत्र एक जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। लेकिन द्रव जो है ये ऊपर जा रहा है, ये सूत्र हम जानते हैं नीचे, जब नीचे कोई वस्तु आता है तब, लेकिन ये द्रव है ऊपर जा रहा है तो g का मान क्या होगा? माइनस में होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब द्रव ऊपर जा रहा है, पहले ये चीज जान लीजिए कि v क्या है, u क्या है। v जो है आपका अंतिम वेग होता है और u जो है प्रारंभिक वेग होता है। द्रव यहाँ से चल रहा तो प्रारंभिक वेग उसका क्या है? u है। जब यह ऊपर जा रहा है तो ऊपर धीरे धीरे जाते जाते इसका अंतिम वेग 0 हो जाता है, यानी v क्या हो जाता है वहाँ पे? अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो हम v का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और u स्क्वायर माइनस 2gy, h का मान यहाँ पे क्या है? y, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिए, सॉरी h को हटाएंगे। अब हम ये देखें माइनस में इधर ले आएंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर बराबर 2gy। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे हम, तो y का मान क्या हो जाएगा? y इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम u का मान यहाँ देखिए जानते हैं, u इक्वल टू 2gh होता है। इससे पहले कि हम u को क्या कर ले, कंपोनेंट में डिवाइड कर लें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? y इक्वल टू कंपोनेंट में जब डिवाइड करेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है u साइन थीटा, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2g। और इसके बाद u का मान देखिए क्या होता है? √2g। तो क्या हो जाएगा ये? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखिए u स्क्वायर का मान, यानी इसको जब वर्क करेंगे तो ये क्या है? ये जो करड़ी है
अंडर रूट वो हट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 2GH, 2G से 2G काट देंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा H साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या मिल गया y का मान। y क्या है, जो टंकी से द्रव निकल रहा था तो उसकी मैक्सिमम हाइट। तो अब ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर ए नंबर H साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यह है कि एक बाज एक अचर क्षैतिज वेग से आकाश में एक चूहे को पकड़े हुए उड़ रहा है तथा उड़ान के दौरान उस चूहे को मुक्त करता है। बाज के सापेक्ष चूहा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ v1 चाल से गिरता है। जमीन पर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष किसी कोण पर v1 चाल से चूहा गिरता है। जमीन पर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष बाज का चाल क्या होगा। ठीक, तो आइए देखिए, देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यह कह रहा है कि एक बाज अचर चाल से क्षैतिज वेग से उड़ रहा है आकाश में। ठीक है, चूहे को लेकर के उड़ रहा है। बाज ऐसे चल रहा है, किस चाल से, वी चाल से चल रहा है, एकदम क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और बाज जो है क्या कर देता है, चूहे को जो पकड़ा है उस चूहे को छोड़ देता है। तो बाज के अकॉर्डिंग यानी ऊपर से उसे लगता है क्या कि वह नीचे की ओर गिर रहा है। कैसे गिर रहा है, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल गिर रहा है नीचे की ओर। किस चाल से गिर रहा है, तो v1 चाल से गिर रहा है नीचे। ठीक, और नीचे से जब प्रेक्षक देखता है तो उसे पता चलता है कि थीटा कोण पे, इस थीटा एंगल पे v2 चाल से, किस चाल से, v2 चाल से नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक, तो अब ये देखिए क्या बन जाता है, ये तो त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय यह होता है कोण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें आपको कोण निकालना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि थीटा वाला के ठीक सामने क्या होता है, लंब होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और लंब के सामने वाला क्या होता है, कोण होता है। तो ये कोण है, तो कोण कितना है हमारा v2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी v1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर यानी ve का स्क्वायर। अब यहाँ से हम ve निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बराबर ve का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये सब अंडर रूट में आ जाएंगे। अंडर रूट में क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू ve। तो ये देखिए क्या पूछा था हमसे कहा था कि जमीन पर प्रेक्षक पर के सापेक्ष बाज की चाल क्या होगी। तो बाज का जो चाल है ve, बाज का जो चाल है वह क्या है, वह अंडर रूट में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी नंबर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर करेक्ट है। ठीक, इसके बाद 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन यह है कि एकल छिद्र का विवर्तन प्रतिरूप चित्र में दर्शाया गया है। वह बिंदु कौन सा है जहां पर चरम किरणों का पथांतर 2 तरंग दैर्ध्य के बराबर है। चित्र दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए विवर्तन क्या होता है कि अवरोध या छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से प्रकाश के मुड़ने की क्रिया या मुड़ने की घटना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। और विवर्तन का जो पथांतर होता है, पथांतर जिसे पाथ डिफरेंशिएट कहते हैं, डिफरेंस, वो m लेमडा होता है। क्या होता है, m लेमडा, जहाँ पे m का मान क्या होता है 1 2 3 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। और लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य। तो विवर्तन में जो पथांतर होता है देखिए वह इस तरह से होता है
और यहाँ पे जो होता है माइनस का 3 लेमडा बाई डी, माइनस का 2 लेमडा बाई डी, माइनस का लेमडा बाई डी, ठीक। और यहाँ पे होता है लेमडा बाई डी, 2 लेमडा बाई डी और 3 लेमडा बाई डी। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा वह बिंदु होगा जो पथांतर दो, क्या कह रहा है कि किरणों का पथांतर 2 तरंगदैर्ध्य के बराबर होगा। 2 तरंगदैर्ध्य के बराबर, देखिए किस बिंदु पर आता है। फर्स्ट नंबर बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड बिंदु है, ये थर्ड बिंदु हो गया, ये देखिए फोर्थ नंबर है, तो ये 5वें पॉइंट पे आता है। किस पॉइंट पे आता है? 5वें बिंदु पर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए बिल्कुल सही है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। हम आशा करते हैं कि आपको यह सब समझ में आया होगा, ठीक। अगर वीडियो समझ में आता है तो आप हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए, वीडियो को शेयर करके तथा वीडियो को लाइक करके। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से आप अच्छे से तैयारी इसको कर लेंगे, ठीक। आपसे हमारी यही उम्मीदें हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।